हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबल बोर्ड। देखिए, इस वीडियोस में हम लोग यह सीखने का प्रयास करेंगे कि मैट्रिसेस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं और कैसे उसके बाद से उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को देखा था और मैट्रिसेस को कैसे बनाते हैं इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम जो थे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के अनुसार हमने क्या किया था, मैट्रिसेस को बनाया था। अब यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। और क्या होता है आपके पास कि जो मैट्रिसेस होती हैं, मैट्रिसेस जब दो मैट्रिसेस होती हैं, जब दो मैट्रिसेस कब आपस में इक्वल होती हैं, हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, देखेंगे। तो आइए ज्यादा ना समय लेते हुए थोड़ा सा जल्दी से इस पे बात करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, थोड़ा सा देखिए, आप थोड़ा केबल बोर्ड को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इसको बोलते हैं आव्यूह। देखिए, पहले थोड़ा सा इसको समझिए। यहाँ पे कि देखिए, आव्यूह है यानी कि आपके पास मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के पास क्या चीजें थी? मैट्रिक्स के पास थे, आपके पास एक था, एक रो था, एक था कॉलम था। यानी कि कहने का मतलब है कि आपके पास एक पंक्ति था और क्या था, स्तंभ था। यानी कि अगर हम मैट्रिक्स को क्या करते हैं कि अगर डिफाइन करते हैं तो यानी कि स्तंभ और पंक्ति के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो एक पहला एक मैट्रिक्स आएगा आपके पास। पहला जो मैट्रिक्स आएगा वो पहला मैट्रिक्स आएगा आपके पास रो मैट्रिक्स। क्या आएगा? रो मैट्रिक्स, यानी कि पंक्ति अवयव। क्या आएगा? पंक्ति अवयव। यानी कि आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स, आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल ओनली वन रो हो। मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यानी कि एक ऐसा अवयव जिसके पास केवल और केवल पंक्ति होती है, क्या कहलाता है आपके पास? पंक्ति अवयव कहलाता है। यानी कि अगर हम इसको डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे तो यानी कि हम डिफिनीशन क्या लिखना है, यानी कि हम आपको डिफिनीशन बता ही दिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। यानी कि एक मैट्रिक्स, यानी कि आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसके पास क्या होना चाहिए, A11, A12, A13 डॉट डॉट A1n। यानी कि इसके पास क्या होना चाहिए, 1 into n। यानी कि अगर आपके पास इस प्रकार का अवयव है, यानी कि इस प्रकार की क्या है, मैट्रिक्स है, यानी कि यह मैट्रिक्स क्या कहलाएगा आपके पास, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक चीज बात बता रहे हैं, यहाँ पे नोट करने वाली एक चीज यहाँ पे है, तो अगर कोई एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स हैव ऑर्डर 1/n टाइप इज कॉल्ड, a matrix have order 1/n type is called रो मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास क्या है, 1/n क्रॉस का एक क्या है आपके पास, एक ऑर्डर मिले। यानी कि कहने का मतलब है कि आपके पास अगर कोई एक मैट्रिक्स को दिया है 1 into 5 क्रॉस का है, यानी कि क्या है, यह एक रो मैट्रिक्स है। अगर मान लीजिए अगर कोई एक मैट्रिक्स है 1/6 क्रॉस का दिया है, तो यानी कि यह क्या है आपके पास, एक रो मैट्रिक्स है। यानी कि अगर मान लीजिए 1/3 क्रॉस का दिया है, तो यानी कि यह क्या है आपके पास, रो मैट्रिक्स है। यानी कि इस प्रकार के जितने सारे जो मैट्रिक्स मिलेंगे जिसका जो रो है वो क्या होना चाहिए, ओनली वन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वन होना। देखिए यहाँ पे वन है, यानी कि स्तंभ आपके पास कुछ भी हो लेकिन ओनली वन रो होना चाहिए। इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होता है क्या कहलाता है आपके पास,
रो मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखिए एक जो दूसरा जो मैट्रिक्स होता है, दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। क्या है आपके पास? कॉलम मैट्रिक्स। यानी कि आपके पास रो हो गया या हो गया स्तंभ आ गया। यानी कि एक ऐसा अवयव यानी कि एक ऐसा अवयव जिसके पास केवल और केवल क्या हो? स्तंभ हो। केवल और केवल क्या हो? स्तंभ हो। आपके पास क्या कहलाएगा आपके पास? केवल और केवल क्या हो? स्तंभ हो, वह क्या कहलाएगा आपके पास? स्तंभ अवयव कहलाएगा, यानी कि आपके पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कि आप एक मैट्रिक्स को देखिए, थोड़ा-सा समझिए, ए मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो सॉरी ए मैट्रिक्स हैव ओनली वन कॉलम दैट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। यानी कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, यानी कि आपके पास A11, A21, A31 डॉट डॉट AM1 और यह कितना होगा? m क्रॉस 1। कितना होगा? m क्रॉस 1। if एक मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस 1 का है, तो इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होता है वह क्या कहलाता है आपके पास? स्तंभ आव्यूह कहलाता है। यानी कि आपके पास क्या कहलाता है? स्तंभ आव्यूह कहलाता है। यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ए मैट्रिक्स देखिए, थोड़ा सा नोट करके देख लीजिए। ए मैट्रिक्स हैव ऑर्डर m by 1 टाइप is called m by 1 type is called column matrix। column matrix a matrix have order m by 1 type is called column matrix। यानी कि आपके पास इस प्रकार के, यानी कि आप देखिए, यानी कि आपके पास जो ऑर्डर होना चाहिए m by n का होना चाहिए। यानी कि इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? यानी कि आपके पास 5/1 टाइप का मैट्रिक्स है तो वो भी क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। 6/1 है तो यानी कि ये भी क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। 3/1 है तो ये भी क्या है? आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। 2/1 है तो ये भी क्या है? आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार के जहाँ पे भी आपके पास क्या होंगे, अगर मैट्रिक्स अगर आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आपके पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब देखिए तीसरा जो आता है आपके पास, आता है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि आपके पास क्या आता है? वर्ग अवयव। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर जो मैट्रिक्स होता है, यानी कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम अगर जहाँ पे अगर होगा तो यानी कि आपके पास क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यानी कि एक मैट्रिक्स है, यानी कि आपके पास देखिए कोई भी मैट्रिक्स होगा, आपके पास क्या होगा? इस प्रकार का हमने बताया था कि डिनोटेड करते हैं ए आई जे और क्या है? एम क्रॉस एन। अगर इस मैट्रिक्स में अगर इस मैट्रिक्स में m का मान n के बराबर हो गया तो यह जो मैट्रिक्स होता है वह क्या कहलाएगा? आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कि आपके पास क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। कुछ समस्या नहीं होगा। यानी कि आपके पास अगर एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम
नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। तो इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होता है वो आपका क्या कहलाता है, यह आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि आप थोड़ा सा इसको समझिए, यानी कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई n हो सकता है, m बाई m हो या फिर n बाई n हो या फिर सपोज कीजिए 2 बाई 2 हो। इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम की बात करेंगे जैसे कि 3 बाई 3 हो। इस प्रकार के रिलेटेड जो मैट्रिक्स होते हैं क्या कहलाते हैं आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे तो थोड़ा समझिए यहाँ पे कि यानी कि आपके पास कितना हो गया, a11 a12 a21 a22। इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होगा यानी कि 2 बाई 2, यानी कि इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होगा क्या कहलाता है आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए, एक हो गया आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं आपके पास, डिनोशन क्या मतलब कि हम इसको समझाए हैं आपके पास। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। देखिए जो स्क्वायर जो मैट्रिक्स होता है, देखिए थोड़ा सा एक चीज और थोड़ा समझ लीजिए कि जो आपके पास अगर मान लीजिए A11 A12 A13 है, A21 A22 A23 है, A31 A32 A33 है। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स का जो ये जो एलिमेंट होते हैं, यह क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स के क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो विकर्ण, मुख्य विकर्ण अवयव। मुख्य विकर्ण अवयव, मुख्य विकर्ण अवयव कहलाते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स कोई दिया गया है और वह मैट्रिक्स है आपके पास A11 A12 A13 डॉट डॉट A1n A21 A22 A23 A2n an1 n2 n3 nn। सपोज कर लीजिए यहाँ पे इतना है। तो यानी कि ये जिसका मतलब कि देखिए कहने का मतलब यह है कि अगर ये जो एलिमेंट जो होंगे, ये वाले जो एलिमेंट होंगे, यानी कि जिसका पोजीशन यानी कि आपके पास ए आई जे लिख रहे हैं, ए आई जे में ए आई जे के लिए अगर आप कोई फॉर्म को लिख रहे हैं और जिसके लिए आई बराबर जे हो जाए तो वह क्या कहलाता है, डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, डायगोनल एलिमेंट। यानी कि मुख्य विकर्ण अवयव क्या कहलाता है, मुख्य विकर्ण अवयव कहलाता है। समझ रहे हैं बात। देखिए यानी कि कहने का मतलब है कि यानी कि डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से होंगे, डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से होंगे, यानी कि आपके पास हो गया A11 A22 A33 AN। तो ये जो अवयव जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके पास, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब थोड़ा सा समझिए यहाँ पे आगे
अब देखिए जब एक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो यानी कि आपके पास आता है 4 नंबर का मैट्रिक्स और वह होता है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव। क्या गलत क्या गलत है आपका? विकर्ण अवयव। देखिए विकर्ण अवयव क्या होता है? विकर्ण अवयव क्या होता है? इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, इसका क्या होता है कि मुख्य जो विकर्ण होता है, वही क्या होता है? 0 के बराबर नहीं होता। बाकी सारे जो एलिमेंट होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? 0 के बराबर होते हैं। और जो देखिए पहली बात है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो while non-diagonal element non-diagonal elements are जीरो। यानी कि कहने का मतलब है कि मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वही क्या है? जीरो के बराबर ना हो, बाकी सारे जो एलिमेंट है वो क्या हो? जीरो के बराबर हो। यानी कि अगर आपको अगर बात करना हो, यानी कि अगर आप मैट्रिक्स को थोड़ा सा समझें यहाँ पे, कहने का मतलब इसका यह है कि वन हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, टू हो गया। यानी कि यही जो एलिमेंट है वो क्या है? जीरो के बराबर नहीं है, यानी कि ये क्या है? नॉन जीरो है। क्या है? नॉन जीरो है। इसी प्रकार से एक मैट्रिक्स एक बी मान लेते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पे, यानी कि आपके पास कितना हो गया? वन हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, थ्री हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, फोर हो गया। यानी कि यही एलिमेंट क्या है आपके पास? मुख्य विकर्ण का जो अवयव है वो क्या है? नॉन जीरो है, यानी कि यह क्या है? जीरो के बराबर नहीं है। यानी कि आपके पास क्या है? आपके पास नॉन जीरो है, यानी कि जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है? तो देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, यानी कि कहने का मतलब है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स का एक आपके पास एक मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स अगर आपके पास क्या है? एआईजे है और एआईजे जो मैट्रिक्स है वो एक क्या है? कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स कब डायगोनल मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कब डायगोनल मैट्रिक्स होगा? यानी कि इसका जो आएगा, यानी कि आपके पास क्या होगा? एआईजे पोजीशन, यानी कि ए आई जे जीरो के बराबर नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब आई इज इक्वल टू जे हो। जब क्या हो? आई इज इक्वल टू जे हो। और जीरो के बराबर कब होगा? जब यहाँ पे क्या हो? ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, यानी कि आपके पास क्या है? आई नॉट इज इक्वल टू जे। देखिए यह क्या है? एक मैथमेटिकल रूप से क्या है? एक मैथमेटिकल फॉर्म में डिफिनीशन है। थोड़ा सा समझिए इस बात को। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स एक ए है, जैसे सपोज करिए हम इसी मैट्रिक्स को लेते हैं, इसी मैट्रिक्स को यहाँ पे लेते हैं, यानी कि आपके पास वन है, जीरो है, टू है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा? ए वन वन, ए वन टू,
A21 और क्या आएगा A22। तो आप यह देखिए, इसका पोजीशन देखिए, यानी कि आपके पास A11, यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब है कि 1 बराबर 1, यानी कि कुल मिला कहने का मतलब है कि इसका जो I पोजीशन हो गया वो क्या है, J पोजीशन के क्या है, बराबर है, यानी कि क्या है, J पोजीशन के बराबर है। इसी तरह देखिए आपके पास क्या है A22, यानी कि आपके पास कितना है 2 बराबर 2, यानी कि आपके पास इसका जो I पोजीशन है वो क्या है, J पोजीशन के बराबर है। यानी कि इस प्रकार का अवयव जिसका क्या है I बराबर J हो, यानी कि इस प्रकार का जो अवयव जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। एक ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के, देखिए हिंदी में अगर बात करें, एक ऐसा वर्ग अवयव, एक ऐसा, देखिए शुद्ध रूप से बोलते हैं, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसका मुख्य विकर्ण का अवयव जीरो के बराबर नहीं होता है, बाकी सारे जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपके पास मुख्य विकर्ण अवयव कहलाता है, मुख्य विकर्ण अवयव कहलाता है। अगर आपको अगर हिंदी में सुन या फिर अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं तो यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हैव ओनली वन डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉन जीरो, अदर एलिमेंट्स आर जीरो, दैट टाइप मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इस पे बात कर लिए। अब देखिए जो आपके पास एक अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी अगला जो है आपके पास चौथा था, अब ये देखिए पांचवें नंबर बात करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स का, इस पे बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स का, यानी कि अदिश अवयव, इस पे बात करते हैं अदिश अवयव की। स्केलर मैट्रिक्स से बात करते हैं, अदिश अवयव पे। देखिए अदिश अवयव क्या कहता है कि एक स्केलर, देखिए ये भी आपके पास जो लागू कब होगा, ये भी आपके पास लागू कब होगा, जब आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी कि देखिए कहने का मतलब है कि आपके पास थोड़ा सा कॉमन भाषा में थोड़ा देखिए, जैसे कि यह टू है, जीरो है, जीरो हो गया, यह टू हो गया, यानी कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई एक बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स का अगर बात करते हैं, यानी कि आपके पास टू है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, टू है, जीरो है, फिर जीरो है, जीरो है, फिर क्या है, टू है, तो यह जो एलिमेंट हो गया यह क्या है, आपके पास जीरो के इक्वल नहीं है, यानी कि यही एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो है, यानी कि जीरो के बराबर नहीं है, यानी कि इसका मुख्य विकर्ण का जो अवयव है वो क्या है, आपके पास जीरो के बराबर ना होकर के सारे अवयव क्या है, समान है। तो इसका डिफिनीशन देखिए, इसका जो मैथमेटिकल टर्म अगर डिफिनीशन अगर आप देखेंगे, तो मैथमेटिकल टर्म में जो डिफिनीशन होगा, देखिए कोई भी मैट्रिक्स हो और यह मैट्रिक्स आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, लेकिन यहाँ पे अगर हमको अगर बात करना होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, और वह जो स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा वह आपके पास क्या होगा, ए आई जे होगा, और ए आई जे जो होगा वो सी के बराबर होगा, कब होगा, जब आई बराबर जे हो, जब क्या हो, आई बराबर जे हो, और इसी प्रकार से क्या होगा, ए आई जे जो होगा वो आपके पास क्या हो, जीरो हो, और वो कब होगा जीरो, जब आई नॉट इक्वल टू जे हो, जब आई नॉट इक्वल टू क्या हो, जे हो। ये चीजें रही बात, यानी कि कहने का मतलब यह है आपके पास कि जो एक एक अदिश अवयव तभी अदिश अवयव हो सकता है जब उसका मुख्य विकर्ण का जो सारा का सारा जो अवयव है वह क्या होना चाहिए, आपके पास समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए इसको अगर हम लोग मैथमेटिकल भाषा में अगर बात करें, यानी कि आपके पास क्या है कि मैथमेटिकल टर्म में अगर बात करते हैं, यानी कि मैथमेटिकल टर्म में इसका डिफिनीशन क्या निकल के आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए
स्केलर मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ कब है, जब ए आई जे इज इक्वल टू सी व्हेन आई इज इक्वल टू जे। और दूसरा क्या है आपके पास, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई नॉट इज इक्वल टू जे, व्हेन आई नॉट इज इक्वल टू जे है। यानी कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ, यानी कि आपके पास यह कंडीशन है तो आपके पास क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो थोड़ा सा एक यहाँ पे हमने यहाँ पे एक चीज छोड़ दिया था। देखिए जो डायगोनल जो मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह भी लिखते हैं डी आई ए जी, और यहाँ पे आपके पास क्या होता है ए वन वन, ए वन टू, ए टू टू, ए थ्री थ्री, ए फोर फोर। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, या आपके पास क्या होता है, विकर्ण अवयव होता है। पांचवा हो गया, छठे बात करते हैं। देखिए जो 6 नंबर है आपके पास, स्केलर हो गया, डायगोनल हो गया। अब एक आता है यूनिट मैट्रिक्स, क्या आता है, यूनिट मैट्रिक्स। हिंदी में बात करें तो इकाई अवयव, क्या आता है, इकाई अवयव। इकाई अवयव क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। इकाई अवयव क्या होता है, देखिए एक ऐसा अवयव, एक ऐसा अवयव, यानी कि देखिए थोड़ा सा इसको मुझे कॉमन भाषा में, एक ऐसा भी देखिए जैसे कि वन हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, वन हो, यानी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसका मान केवल बस वन हो, केवल बस वन हो। यानी कि क्या हो, जीरो के बराबर ना हो, ना ही कोई रैंडम कोई नंबर यानी कोई फिक्स नंबर हो, यहाँ पे बस ओनली वन हो। यानी कि अगर आप यहाँ पे अगर बी मैट्रिक्स को भी देखेंगे, अगर मान लीजिए हम 3 क्रॉस 3 का लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि यहाँ पे भी ये भी जो मैट्रिक्स हो गया आपके पास क्या कहलाता है, आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, सॉरी डायगोनल नहीं, आपके पास इकाई अवयव कहलाता है, यानी कि आपके पास यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। तो देखिए इसका डिफिनीशन क्या निकल करके आता है, यानी कि इसका अगर मैथमेटिकल भाषा में अगर डिफिनीशन देखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, क्या कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। कब कहलाएगा, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, कब, जब ए आई जे इज इक्वल टू वन, कब, व्हेन आई इज इक्वल टू जे। और आपके पास क्या होगा, दूसरा जो होगा ए आई जे इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो, व्हेन आई नॉट इज इक्वल टू जे, यानी कि यहाँ पे होगा आपके पास। अब देखिए यह हो गया आपके पास, क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स हो गया, इकाई अवयव हो गया। अब देखिए अब एक मैट्रिक्स आता है आपके पास, नल मैट्रिक्स, यानी कि यहीं पे थोड़ा समझ लीजिए। आपके पास क्या आता है, एक आता है नल मैट्रिक्स, यानी कि रिक्त अवयव। देखिए नल मैट्रिक्स क्या कहलाता है आपके पास, यानी कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है और उसका जो सारा का सारा जो अवयव है वो क्या है, जीरो है, यानी कि क्या है, जीरो है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए अगर
3 क्रॉस 3 का है, तो यानी कि वो भी क्या है, जीरो है, जीरो जीरो जीरो। यानी कि ऐसा अवयव जिसका सारा का सारा अवयव क्या है, जीरो के बराबर है, वह क्या कहलाता है आपके पास, नल मैट्रिक्स कहलाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर देखिए नल मैट्रिक्स आपके पास कोई भी अवयव का हो सकता है, इसका ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है। यानी कि इसके पास क्या होना चाहिए, प्रत्येक जो आपके पास ए आई जे है वो क्या है, जीरो है। प्रत्येक ए आई जे क्या है, जीरो है। आपके पास इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होता है वो क्या कहलाता है आपके पास, नल मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि एक ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य के बराबर होता है, क्या कहलाता है आपके पास, रिक्त अवयव कहलाता है। ए मैट्रिक्स हैव इज कॉल्ड ए नल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ऑल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो, ऑल द वैल्यू ऑफ ऑल एलिमेंट इज जीरो। ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं आपके पास अगले वाले। देखिए एक है आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि आपके पास एक 8वां नंबर एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यानी कि आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहलाता है। देखिए हिंदी थोड़ा सा हम थोड़ा सा इसका भूल रहे हैं। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को थोड़ा सा समझिए यहाँ पे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहलाता है। यानी कि आपके पास एक कोई एक मैट्रिक्स ए है, सपोज कीजिए, देखिए यह एक मैट्रिक्स है आपके पास। अगर मान लीजिए कि आपके पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और उसके बाद से अगर मान लीजिए 0 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, या 0 हो गया, या 0 हो गया, या कितना हो गया, 3 हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब है कि यानी कि आपके पास ये वाले जितने भी जो सारे जो एलिमेंट हैं वो क्या है, नॉन जीरो है। ये क्या है, नॉन जीरो है। और इधर के सारे जो अवयव हैं वो क्या है, जीरो है। तो इस प्रकार का कंडीशन, यानी कि एक डायगोनल के उस तरफ, यानी कि डायगोनल के अपर भाग में क्या है, नॉन जीरो है, और डायगोनल के नीचे भाग में क्या है, जीरो है। इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होता है वो क्या कहलाता है आपके पास, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। थोड़ा सा देखिए एक और भी कंडीशन पे हम थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। यानी कि आपके पास क्या है, A11 है, A12 है, A13 है, क्या है, A11, A12, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है। अब देखिए यहाँ पे इसके ऊपर के सारे अगर पार्ट्स को अगर आप देखते हैं, तो एक चीज आपके पास क्लियर हो गई होगी देख करके, कि जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि जो ऑलवेज जो आई है, जो जे का जो वैल्यू है, या तो आपके पास क्या होना चाहिए, इसके बराबर हो, या फिर क्या हो, जे का वैल्यू आई से बड़ा हो। ठीक है। तो इस प्रकार का जहां पे जो कंडीशन जो लगेगा वो क्या कहलाएगा आपके पास, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कि आपके पास ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही क्या होता है, वर्क करता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if and only if aij not is equal to 0 when जब यहाँ पे j का जो वैल्यू है क्या है, आपके पास i से बराबर है, एंड aij is equal to 0 when I greater than j।
यानी कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आई का जहाँ पे वैल्यू क्या है, बड़ा है जे से, यानी कि क्या है, उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है? यानी कि कहने का मतलब है कि थोड़ा-सा अगर और शॉर्ट में अगर लिखना चाहेंगे तो देखिए, कोई भी मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। हम मान लेते हैं कि m क्रॉस m का है, और देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि aij 0 कब है? aij 0 कब है? जब i का जो वैल्यू है वो क्या है, j से बड़ा है। और aij का वैल्यू 0 के इक्वल कब नहीं है? जब j का जो वैल्यू है वो क्या है, i से बड़ा है या फिर उसके क्या है, इक्वल है। तो इस प्रकार का जो ये जो कंडीशन जो होता है वो क्या कहलाता है, आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है? ये चीज़ें आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। यानी कि एक ऐसा अवयव जिसका डायगोनल के एक तरफ का जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन जीरो होते हैं, और एक तरफ के अवयव क्या होते हैं, जीरो होते हैं। यानी क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये कहता है आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कहता है आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहलाता है। देखिए जो आपने जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो आपने वर्क किया था, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, यानी कि इधर का एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। 2 हो गया, 3 हो गया, ये मान लेते हैं 5 है, 6 है, 0 है, ये क्या है, 7 है। यानी कि आपके पास ये वाले जितने जो सारे जो अवयव हैं वो क्या है, नॉन जीरो है। यानी क्या है, नॉन जीरो है। और ये जो अवयव हैं आपके पास, ये क्या है आपके पास, जीरो है। क्या है, जीरो है। तो इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होता है वह क्या कहलाता है आपके पास, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, कब है आपके पास, जब आपके पास क्या है, पहला कंडीशन ए आई जे इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, व्हेन जीरो के बराबर कब नहीं है, यानी कि आपके पास क्या है, आई का वैल्यू क्या है, जे से बड़ा है या फिर क्या है, जे के इक्वल है। या फिर और दूसरा वैल्यू क्या है आपके पास, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, कब है, जब जे का वैल्यू क्या है, आई से बड़ा है। जब जे का वैल्यू क्या है, आई से बड़ा है। आप ऐसे भी देख लीजिए, अगर आप इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप लिखना चाहेंगे, यानी कितना होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जिसको भी वैल्यू अगर आप उठा करके देखते हैं, 2 का हो, 3 का हो, यानी कि यहाँ पे 3 का हो, तो सबका वैल्यू क्या है आपके पास, जो जे, सॉरी, जो आई का जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास, ग्रेटर देन जे है, या फिर इक्वल टू जे है। यानी कि यह कंडीशन रहा, क्या है, यह कंडीशन रहा। ठीक है? या फिर अगर आप मैथमेटिकल टर्म देखेंगे, यानी कि आपके पास क्या एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स जो है आपके पास क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब देखिए ए आई जे नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो के बराबर नहीं है। कब नहीं है, जब आई का वैल्यू जो है वो क्या है, जे से बड़ा है या फिर जे के इक्वल है। और ए आई जे
जीरो के बराबर कब है? जब जे का वैल्यू क्या है? जीरो से बड़ा है। जब जे का वैल्यू क्या है? जीरो से, सॉरी, आई से बड़ा है, यानी कि यह कंडीशन हो गया। अब देखिए, अब इतना हम लोगों ने चीजों को पढ़ लिया। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे, अगर आपके पास अगर दो मैट्रिक्स दी गई हैं, दो मैट्रिक्स कब बराबर हो सकते हैं? अभी तक देखिए, अभी तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात किया था कि यानी कि मैट्रिक्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आपके पास कि दो मैट्रिक्स अगर हैं, दो मैट्रिक्स कब बराबर हो सकते हैं, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यानी कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव की समानता। देखिए, एक मैट्रिक्स एक ए है, आपके पास ए आई जे है, और इसका अवयव का, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? एम क्रॉस एन है। एक अवयव आपके पास बी है, और वो क्या है? बी आई जे है, और जो बी आई जे है वो क्या है? पी क्रॉस क्यू के इक्वल है। पी क्रॉस क्यू के इक्वल है। अब देखिए, यह जो जब दो मैट्रिक्स यानी कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, सॉरी, आपके पास ए मैट्रिक्स और क्या है? बी मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब कहलाएंगे? यानी कि कहने का मतलब है कि यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू एम क्रॉस एन, बी आई जे पी क्रॉस क्यू। यानी कि कब कहलाएगा आपके पास? कि जब आपके पास m बराबर p हो जाए और n बराबर q हो जाए, यानी कि नंबर ऑफ रो, कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ रो इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन B। नंबर ऑफ रो इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन B। नंबर ऑफ कॉलम इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन B। और इस प्रकार से क्या हो गया कि प्रत्येक ए आई जे जो होगा वह क्या होगा? बी आई जे के बराबर होगा। यानी कि आपके पास प्रत्येक ए आई जे की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? बी आई जे के बराबर होगी। थोड़ा सा इसको कॉमन भाषा में थोड़ा समझिए यहाँ पे। देखिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए कि मैट्रिक्स एक ए है, इस मैट्रिक्स वैल्यू है 1 2 3 4, और एक बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स की वैल्यू दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, और यहाँ पे कह दिया है कि आपके पास ए मैट्रिक्स बी है। यानी कि कहने का मतलब है कि ए का जो वैल्यू होगा 1 के बराबर होगा, बी का जो वैल्यू होगा 2 के बराबर होगा, सी का जो वैल्यू होगा 3 के बराबर होगा, और डी का जो वैल्यू होगा किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। यही कहने का इसका मतलब है। ठीक है, आया बात समझ में? यानी कि आपके पास ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 4, यही क्या है? आपस में बराबर है। अब देखिए, इक्वलिटी ऑफ आपने क्या किया? मैट्रिक्स को आपने समझ लिया, यानी कि दो अवयव बराबर कब होते हैं, हम इसके बारे में क्या किए? बात किए। अब देखिए, अब इससे रिलेटेड अब हम लोग क्या करेंगे? प्रॉब्लम से बात करते हैं, यानी कि अब हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम को थोड़ा देखते हैं, प्रॉब्लम कौन कौन से हैं। देखिए, जो प्रॉब्लम होते हैं, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम कैसे पूछे जाते हैं, आइए एक प्रश्न पे थोड़ा बात करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम नंबर 1, यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक मैट्रिक्स एक ए है, एक मैट्रिक्स एक ए है, 3 2 1, 3 2 1, x y 1, xy 5 है, और यह कितने? 1 - 1, और क्या दिया है? 4 दिया है। और एक मैट्रिक्स एक बी है, वो दिया गया है आपके पास 3 2 1,
और क्या दिया, -105, -105, और क्या दिया, 1 -1 z, -1 z। देखिए हमने यहाँ पे दो मैट्रिक्स को लिया, और दो मैट्रिक्स आपके पास इक्वल कब होंगे? देखिए इक्वल कब होंगे, जब यहाँ पे क्या हो, ऑर्डर ऑफ की, ऑर्डर ऑफ की इज इक्वल टू क्या हो जाए, ऑर्डर ऑफ, यानी कि ए का जो ऑर्डर है, यानी कि ए की जो कोटि है बी के कोटि की क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी कि ए की कोटि, ए की कोटि बराबर बी की कोटि, ए की कोटि क्या हो जाए, बी के कोटि के बराबर हो जाए। यानी कि, और उसके बाद से हमने ये भी बताया था कि यानी कि आपके पास जो पोजीशन होता है वो, यानी कि वो भी क्या, यानी कि इसका देखिए, इसका आप ऑर्डर निकालेंगे तो ये कितना है, 3 क्रॉस 3 है, और ये भी कितना है, 3 क्रॉस 3 है। तो देखिए ए बराबर बी कब होगा, ए बराबर बी कब होगा, तो जब ए बराबर बी, यानी कि आपके पास ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि इस प्रकार से क्या होगा, एक्स का जो वैल्यू होगा -1 होगा, वाई का जो वैल्यू होगा आपके पास 0 होगा, और जेड का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 4 होगा, और यही क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा था कि यानी कि आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, तो फाइंड एक्स वाई जेड इफ ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ये ए और बी क्या है, आपस में बराबर हैं, तो आप क्या करिए कि आपके पास एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि एक नल मैट्रिक्स है, और उसको हमने लिख दिया 1 0 0 0, और यहाँ पे हमने एक नल मैट्रिक्स को लिख दिया, यानी कि इसके पास कितना है, 0 0 0 0 0 और 0। तो देखिए इसका ऑर्डर कितना होगा आपके पास, यानी कि इसका कहने का मेरा मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2/2 होगा। इसका A11 A12 A13 A21 A22 A23, यानी कि इसका ऑर्डर कितना होगा, 2/3 होगा, और इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 है। यानी कि आपके पास क्या होगा, ए नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बी होगा। यानी कि इस प्रकार के कंडीशन में क्या होगा आपके पास, आप दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, आपस में बराबर नहीं होंगे। तो देखिए आइए दूसरे थोड़ा सा प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है आपके पास, जो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है आपके पास, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई और 2z प्लस डब्ल्यू, 2x माइनस वाई, 2x प्लस डब्ल्यू बराबर 5 3 12 15, 5 3 12 15, find the value of, find value x y z w, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है,
अब देखिए हमारे पास क्या है कि पहली बात है कि इसका जो ऑर्डर है वो कितना है 2/2 है, और इसका जो ऑर्डर है वो भी कितना है 2/2 है, यानी कि आपके पास ऑर्डर जब सेम है यानी कि मैट्रिक्स भी क्या हो गई सेम हो गई, यानी कि आपके पास सीधा सीधी बात है कि x माइनस जो y का जो वैल्यू है किसके बराबर है 5 के बराबर है, और यहाँ पे कितना है 2x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 12 के बराबर, किसके बराबर है 12 के बराबर है। इसको हम सपोज कर ले रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट है, इसको सपोज कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब यह देखिए 2z प्लस डब्ल्यू की जो वैल्यू है किसके बराबर 3 के बराबर है, और 2x प्लस डब्ल्यू की जो वैल्यू है किसके बराबर 15 के बराबर है। यह हो गया आपके पास थर्ड इक्वेशन, और यह हो गया आपके पास फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, ये चीजें इतना चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब देखिए जब ये सब चीजें जब आपके पास जब क्लियर हो गई तो यानी कि आप एक काम करिए ना, आप यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कीजिए इक्वेशन को, यानी कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि बाई सेकंड एंड फर्स्ट, यानी कि 2x माइनस वाई है इक्वल टू कितना दिया 12, और x माइनस वाई है आपके पास कितना दिया 5 दिया है। एक काम करिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर रहे हैं सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि आप सब्सट्रैक्ट कीजिए माइनस प्लस माइनस, यह कैंसिल हो गया, यानी कि आपके पास कितना बचा x, और 12 में से 5 जाएगा तो आपके पास कितना आएगा 7 बचेगा, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, या 7 हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। अब यहाँ पे कितना है x माइनस वाई इजिकल टू कितना दिया 5 दिया है, अब यह कितना है 7 माइनस वाई इजिकल टू कितना दिया 5, तो y इजिकल टू कितना होगा 7 माइनस 5, यानी कि y इजिकल टू कितना आ गया 2, y का वैल्यू कितना आ गया 2 हो गया। ये चीजें इतना चीजें क्लियर हो गई, यानी कि y का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। अब देखिए जब x का और y का वैल्यू जब निकल गया, एक काम करिए यहाँ पे फोर्थ नंबर इक्वेशन को लीजिए 2x प्लस डब्ल्यू बराबर कितना दिया 15 दिया है, x का वैल्यू कितना है 7 है, यानी कि 2 इंटू सेवन कीजिए अब प्लस डब्ल्यू इजिकल टू कितना है 15, तो डब्ल्यू बराबर कितना आएगा 15 माइनस 14, यानी कि W बराबर कितना आ गया आपके पास 1 आ गया, W बराबर कितना आ गया 1, और जब W का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया आपके पास, जब W का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, तो आप इस वैल्यू को क्या करिए इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कीजिए, यानी कि आपके पास कितना होगा 2z प्लस डब्ल्यू बराबर कितना दिया है 3 दिया है, यानी कि 2z प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3, यानी कि 2z बराबर कितना हो गया 3 माइनस 1, यानी कि 2z बराबर कितना हो गया 2, z बराबर कितना आ गया 1, यानी कि यह इसके पास क्या हो गया यह इसका वैल्यू हो गया, z बराबर 1 w बराबर 1, और उसके बाद से कितना जेड वाई बराबर 2 और एक्स बराबर 7, इसका क्या हो गया वैल्यू हो गया, जो हमने क्वेश्चन में पूछा था कि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का वैल्यू क्या कीजिए फाइंड कीजिए, यानी कि क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए दूसरे तीसरे नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी व्हेन, कब, जब दो मैट्रिक्स दिया गया ए प्लस बी, ए प्लस बी 2 दिया है 5 दिया है ए बी दिया है, कितना दिया है और दिया है 6258, कितना दिया 625 क्या है इक्वल है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा देखते हैं। देखिए इस प्रकार के जहां कहीं भी क्वेश्चन अगर आते हैं आपसे, तो पहली बात है कि पहले आप इसको क्या करेंगे, पहले आप इसके ऑर्डर को देखिए, पहले आप इसके ऑर्डर को देखिए, जैसे कि इसका ऑर्डर कितना है 2/2 है, और इसका ऑर्डर कितना है 2/2 है। इसके जब ऑर्डर क्या होंगे जब आपस में जब सेम होंगे, यानी कि जो प्रत्येक जो एलिमेंट होगा उसका भी जो वैल्यू होगा आपस में बराबर होगा, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर होगा 6 के, और a इंटू बी का वैल्यू किसके बराबर है 8 के, देखिए 5 का वैल्यू 5 के बराबर है, 2 का वैल्यू 2 के बराबर है,
यानी कि इस प्रकार के अगर सॉल्यूशन को अगर बात करते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए अगर हम इसको सॉल्यूशन अगर निकालना भी है, तो यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सॉल्यूशन अगर निकालना है तो यानी कि a प्लस जो b है, a प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर है, और a इंटू बी के वैल्यू किसके बराबर है, 8 के बराबर है। इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया। यानी कि इसको सपोज कर रहे कि इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और यह इसको सपोज कर लीजिए इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब देखिए फर्स्ट की बात करते हैं, बाई फर्स्ट फर्स्ट के लीजिए तो a बराबर कितना होगा, 6 माइनस बी। यह हो गया आपके पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। द वैल्यू ऑफ a, पुट इन सेकंड, सेकंड में क्या करिए, पुट कीजिए। यानी कि आपके पास कितना होगा, 6 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू कितना है, 8। बी का वैल्यू पता कीजिए तो 6b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 8। इसको एक तरफ लेके चलिए, बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस 8 इक्वल टू कितना होगा, 0। अब देखिए 8 का फैक्टर कीजिए, 8 का फैक्टर करने पे माइनस 6 आना चाहिए। यानी कि 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 होगा, यानी कितना होगा, -4 इंटू -2 लिखा जा सकता है, एकदम लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, -6 आ जाएगा। यानी कि आप अगर बात करते हैं तो बी स्क्वायर -4b -2b प्लस 8 इक्वल टू कितना होगा, 0। यानी कि यह एक हो गया। और यहाँ से क्या करिए, b को कॉमन लीजिए, तो b को जब कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, b-4। अब -2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, b-4 इक्वल टू 0। अब देखिए जब b को कॉमन लेंगे तो यानी कितना आएगा, b-2 और b-4 इक्वल टू 0। यानी कि b-2 को अगर आप 0 के बराबर लेते हैं तो यानी कि b बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, b-4 को क्या करते हैं, 0 के बराबर लेते हैं तो b बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि b का मान 4 भी हो सकता है और b का मान क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है a का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। जब a का वैल्यू जब आपको जब निकालना होगा, इफ b बराबर कितना है, 2 है, देन a बराबर कितना होगा आपके पास, 6 माइनस 2, यानी कि कितना आएगा, 4। यानी कि b का मान यहाँ से कितना हो गया, 2 हो गया, और a का मान कितना हो गया, 4 हो गया। यह आ गया आपके पास। अगर मान लीजिए कि इफ b बराबर कितना है, 4 है, देन a बराबर कितना आएगा, 6 माइनस 4, यानी कि a बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कि a बराबर अगर 2 है तो b का वैल्यू कितना है, 4 है। यह कहने का मतलब है इसका, कहने का इसका मतलब है। तो देखिए इसमें हमने ए बी की वैल्यू क्या किया, हमने यहाँ पर फाइंड किया, और इसको हमने क्या किया, समझा। अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा उस पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो तो कौन सा नंबर क्वेश्चन था आपका, 3 था। आइए 4 पे बात करते हैं। 4 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ ये क्या हो गया, इफ x माइनस वाई 2x माइनस वाई, और यह कितना है, 2x माइनस वाई, और कितना है, 2x प्लस जेड, 2x प्लस जेड, और कितना है, 3z प्लस डब्ल्यू। कितना दिया, -1 5 -1 5 0, इसके बाद यह कितना है, 13। फाइंड x y z डब्ल्यू। कह रहा है कि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का वैल्यू क्या कीजिए, फाइंड कीजिए जब ये और ये कंडीशन दिया गया है। तो जब इस प्रकार का जब कोई भी कंडीशन दिया गया रहता है, यानी कि यह दो इक्वल मैट्रिक्स है, यानी कि इसका भी ऑर्डर कितना है, 2/2 है, और इसका भी ऑर्डर कितना है, 2/2 है।
जब इस प्रकार का जो कोई मैट्रिक्स अगर कोई दिया गया रहता है तो यानी कि आपको पता होता है कि जब दो इक्वल मैट्रिक्स हैं तो यानी कि क्या होगा, इसका एवरी एलिमेंट यानी कि x माइनस वाई का जो पोजीशन होगा -1 के इक्वल का पोजीशन के बराबर होगा। यानी कि यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1। और देखिए यह कितना होगा, 2x माइनस वाई है, 2x माइनस वाई की वैल्यू किसकी होगी, 0 के बराबर होगा। यानी कि यह हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए तीसरा वाला देखिए, यानी कि कितना हो गया, 2x प्लस जेड बराबर कितना है, 5 है। और कितना है, 3z प्लस डब्लू बराबर कितना है, 13 दिया है। इसको सपोज कर ले रहे हैं कि यह कितना है, थर्ड है। और इसको सपोज कर ले रहे हैं कितना है, 4 है। अब देखिए, अब आपके पास फर्स्ट और सेकंड को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं, यानी कि आपके पास देखिए बाई फर्स्ट, बाई सेकंड एंड फर्स्ट, यानी कि आपके पास 2x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 0 दिया है। तो यानी कि आप एक काम करिए, यहाँ से y की जो वैल्यू होगी, y की वैल्यू कितनी होगी, 2x होगी। y की वैल्यू कितनी होगी, 2x होगी। और यहाँ पे कितना दिया है, x माइनस वाई बराबर कितना दिया, -1। और यहाँ पे y की वैल्यू रख दीजिए, यानी कि x माइनस 2x बराबर कितना है, -1। और यहाँ पे कितना होगा, माइनस एक्स बराबर कितना है, -1। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि x बराबर कितना आएगा, 1। x बराबर कितना आएगा, 1। देखिए x का वैल्यू निकल गया। अब x का वैल्यू क्या कीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, रख देते हैं। तो y बराबर कितना होगा, 2 इंटू वन इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। यानी कि दिस इंप्लाइज दैट y बराबर कितना आ गया, 2। y बराबर कितना हो गया, 2। अब देखिए इक्वेशन थर्ड दिया है आपके पास कि जो 2x है, 2x प्लस जेड बराबर कितना दिया है, 5 दिया है। अब एक काम करिए, जो आपने जो x का वैल्यू 1 निकाला है, x का वैल्यू 1 यहाँ पे क्या कर दीजिए, रख दीजिए। यानी कि 2 इंटू वन प्लस जेड बराबर कितना दिया है, 5। जेड बराबर कितना होगा, 5 माइनस 2। जेड बराबर कितना आ गया, 3। जेड बराबर कितना हो गया, 3। जेड बराबर 3 हो गया। अब देखिए जब जेड का वैल्यू आपने निकाल लिया है, एक काम करते हैं, जेड का वैल्यू जब आपने निकाल लिया तो जेड का वैल्यू 4 में रखते हैं। यानी कि आप यहाँ पे 3z प्लस डब्लू बराबर कितना दिया, 13 दिया है। और जेड का वैल्यू रखिए 3 इंटू थ्री प्लस डब्लू बराबर कितना होगा, 13। तो जेड बराबर सॉरी, तो डब्लू बराबर कितना होगा, 13 माइनस 9। यानी कि डब्लू बराबर कितना आ गया, 4। यानी कि आपके पास चार वैल्यू निकल करके आए। और चार वैल्यू यानी कि x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2, जेड बराबर 3 और सॉरी जेड बराबर 3 और डब्ल्यू बराबर 4। यह इसके पास क्या होते हैं, वैल्यू निकल कर आते हैं। और वैल्यू यही क्या होते हैं, यही इसका आंसर होगा। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। कौन सा नंबर क्वेश्चन होगा आपका, 5 नंबर। देखिए हमारा यहाँ पे लोगो ये है आपके बताने का, यानी कि यह क्वेश्चन कराने का कि आप मैट्रिक्स को आप क्या करिए, आप एक अंडरस्टैंड कर लिए, मैट्रिक्स को आप थोड़ा समझ जाइए, मैट्रिक्स को आप अच्छे तरीके से समझे। इसलिए हम क्वेश्चन के बेस के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, आपको मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड कराने का हम क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अभी हम आसान आसान क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इसके बाद से फिर आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, उसको देखेंगे कि कैसे उसको हम लोग आसानी तरीके से उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके पास कि 2x+1 दिया है, 2x+1 यानी कि आपके पास दिया है 2x+1, फिर कितना दिया है, 3y, कितना दिया है, 3y। और यह कितना दिया है, 0 दिया है। और वाई स्क्वायर माइनस 5y, वाई स्क्वायर माइनस 5y बराबर 3x+3, यह कितना दिया है, x+3 0, y² + 2, y² + 2। और यह कितना दिया, -6। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, फाइंड एक्स वाई। एक्स वाई को क्या करिए, याद कीजिए।
देखिए एक्स वाई को जब ज्ञात करना है तो हम पहले इसका ऑर्डर देख लेते हैं कि ऑर्डर सेम है कि नहीं है। इसका ऑर्डर भी कितना है 2/2 है और इसका भी ऑर्डर कितना है 2/2 है। यानी कि इसका जब ऑर्डर जब सेम हो गया तो यानी कि इसके जो पोजीशन जो होंगे, यानी कि जो अवयव का जो पोजीशन है, यानी कि इसके पास जो अवयव है 2x+1 की जो वैल्यू होगी x+3 के इक्वल के बराबर होगी। x इधर आएगा यानी कि 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 3 - 1। x इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो x इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। x का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे दिया है 3y इज इक्वल टू y² + 2, y² + 2। अब देखिए जब 3y इधर माइनस है इधर प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, यानी कि आपके पास y² - 3y + 2 इज इक्वल टू कितना होगा 0। कितना होगा 0। अब एक काम करिए, इसको 2 को यानी कि 3 को अगर हमको लिखना होगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y² - 2y -y + 2 बराबर कितना होगा 0। y कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो y कॉमन लेंगे तो कितना आएगा y - 2 फिर -1 फिर y - 2 हो गया आपके पास। यहाँ पे कितना हो गया y - 2 कॉमन लेंगे और यह कितना होगा y - 1। यानी कि आपको अगर लिखना होगा तो y - 1 को अगर आप 0 के बराबर लिखते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, और y - 2 बराबर 0 लिखेंगे तो y का वैल्यू किसके बराबर आएगा 2 के बराबर आएगा। ये हो गया। ठीक है, यानी कि आपके पास x का वैल्यू 2 हो गया, y का वैल्यू 1 हो गया, y का वैल्यू 2 भी हो गया। आइए एक बार और थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पे y का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है। y² - 5y बराबर -6, यानी कि आपके पास कितना आ गया y² - 5y + 6 बराबर कितना होगा 0। यानी कि y² - 2y -3y + 6 बराबर कितना होगा 0 होगा। तो y का वैल्यू लीजिए तो y - 2 हो गया, -3 लेंगे तो कितना आएगा y - 2 होगा। अब देखिए y - 2 और y - 3 बराबर 0। तो y - 2 लेंगे तो y का बराबर 0 अगर लेंगे यानी कितना आएगा y बराबर 2 आएगा, और y - 3 लेंगे इसका वैल्यू 0 के बराबर लेंगे तो y बराबर कितना आएगा 3 आएगा। इसका यह वैल्यू हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। देखिए y x का वैल्यू फिक्स है लेकिन y का वैल्यू कब 1 भी है 2 भी है 3 भी है। ठीक है, 1 भी है 2 भी है और 3 भी है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्या कर रहे हैं इसको सॉल्व कर रहे हैं। यानी कि आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 6 नंबर बात करते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पे क्या है आपका, 6 नंबर क्वेश्चन दिया है 4y + 3x, कितना दिया है 4y + 3x टू x - 2y, x - 2y a + b x + 4y 3a + 4b 3a + 4b 1 - 2 3 1 - 2 3 1 6 29 6 29। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें x y a b की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो पहली बात है कि हम इसके क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो यानी कि इसका ऑर्डर देखिए A11 A12 A13, यानी कि इसका जो ऑर्डर है 2/3 है। इसका भी ऑर्डर देखते हैं तो वो भी कितना है 2/3 है। ठीक है, ऑर्डर इसके पास क्या है सेम है यानी कि 2/3 है। जब ऑर्डर जब सेम है तो यानी कि इसका जो पोजीशन का जो नंबर होगा यानी कि अवयव का जो पोजीशन होगा आपस में क्या होगा इक्वल होगा।
ये किसके बराबर है? 1 के इक्वल के बराबर है। सर ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी लग रही है। नहीं -2 नहीं है, 2 है। 224 है। एक मिनट। 224 5 -5 -1। एक मिनट रुकिए। ये जो 6 नंबर जो प्रश्न है वो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया था। हमने उसको थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। आइए 6 नंबर क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं, फिर से उसको ट्राई करते हैं। देखिए दिया है 4y प्लस 3x, ने दिया है 4y प्लस 3x, 2x माइनस 2y, x माइनस 2y, a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b 2a माइनस b है, 2a माइनस b, और क्या दिया है? -1 दिया है। और यह किसके इक्वल के बराबर है? आपके पास 2 5 -5 -1, 5 -5 -1। इसमें क्या करना है कि फाइंड एक्स वाई ए बी। इसमें एक्स वाई और ए बी की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है, यानी कि ज्ञात करना है यहाँ पे। तो देखिए कोई भी जो मैट्रिक्स है, यानी कि यह इसका जो ऑर्डर देखेंगे तो वो कितना होगा? 2/3 होगा, और इसका जो ऑर्डर देखेंगे वो कितना होगा? 2/3 होगा। कितना होगा? 2/3 होगा। अब देखिए जो ऑर्डर हो गया, यानी कि आपके पास कितना हो गया? यानी कि आपके पास 4y प्लस 3x। सोल्यूशन की अगर बात करते हैं तो 4y प्लस 3x इज इक्वल टू कितना होगा? 2k। और देखिए x प्लस 2y, सॉरी x माइनस 2y की जो वैल्यू होगी वह किसके इक्वल होगी? 4 के इक्वल होगी। यानी कि यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यह इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड हो गया। कोई समस्या नहीं होगा कोई समस्या। अब देखिए a प्लस बी, यानी कि आप देखिए ए प्लस बी का जो पोजीशन है यहाँ पे किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। यानी कि यह हो गया थर्ड इक्वेशन। और यहाँ पे कितना है? 2a माइनस बी, जो वैल्यू है किसके बराबर? -5 के। यानी कि यह क्या हो गया? 4 नंबर हो गया। कितना हो गया? 4 नंबर हो गया। ठीक है। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। देखिए तो हम क्या करते हैं कि बाई सेकंड लेते हैं, यानी कि x माइनस 2y है, और x माइनस 2y इक्वल टू क्या दिया है? 4 दिया है। तो इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं? इस इक्वेशन के दोनों तरफ देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना है? 3 है। इन दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यानी कि आपके पास कितना हो गया? 3x माइनस 6y इज इक्वल टू कितना हो गया? 12 हो गया। कितना हो गया? 12 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कितना है? 3x प्लस 4y बराबर कितना है? 2 है। और इन दोनों को क्या करिए? सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। दोनों को क्या कर लीजिए? सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। 3x से 3x कैंसिल, यानी कि -6y माइनस 4y कितना होगा आपके पास? -10y। और 12 में से आपके पास 2 चला जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? -1 आएगा। y इज इक्वल टू कितना आएगा? -1 होगा। और देखिए जो y का जो वैल्यू है आप दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? x का वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि हम इसमें रखते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना दिया? 4 दिया है। यानी कि x माइनस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू कितना है? 4। यानी कि x बराबर x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना है? 4।
एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 4 में से 2 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। यह है आपके पास क्या हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया, और यह किसका वैल्यू हो गया, वाई का वैल्यू हो गया। ठीक इसी प्रकार से इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जब दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो बाई थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड को देखते हैं। यानी कि आपके पास कितना है, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया, 5। इनके दोनों तरफ क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर एक काम करिए, हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं। यानी कि देखिए 2a माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया, -5, और a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया, 5 दिया है। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लीजिए, आप ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट मत कीजिए, आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो देखिए 2a में एक a जोड़ेंगे तो आपके पास कितना होगा, 3a होगा। अब प्लस a माइनस a हो गया आपके पास, और यह कितना हो गया, 0। यानी कि a का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। ए का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। और ए का वैल्यू जब 0 के बराबर हो गया तो आप कहीं पे भी 3 में रख दीजिए, यानी कि ए प्लस बी बराबर कितना है, 5, और ए बराबर कितना है, 0 प्लस बी बराबर कितना है, 5। यानी कि आपके पास कितना हो गया, बी बराबर 5। बी का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर आएगा। यानी कि ए बराबर 0, बी बराबर 5, एक्स बराबर 2, वाई बराबर कितना आ गया, -1। यह क्या हो गया आपके पास, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। यानी कि जो क्वेश्चन में जो पूछा गया था, हमने क्या किया, हमने उसका आंसर बता दिया। अब देखिए, अब बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हम देखिए मैट्रिसेस को, हर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को हम समझ रहे हैं, बस केवल बस प्रॉब्लम, केवल और केवल हम बस प्रॉब्लम से समझने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, यानी कि हम लोग क्या कर सके, मैट्रिक्स को हम लोग अच्छे से अच्छे हम लोग समझ पाए। यानी कि प्रॉब्लम्स अगर आपके पास अगर आ रहे हैं तो उस प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है। आप एक क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन नहीं, 3 क्वेश्चन है, कि आप जितना ज्यादा क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, अगर आप लगाएंगे तो आपके पास क्या होंगे, एक अंदर से कॉन्फिडेंस एक बूस्टअप होगा, आपके अंदर समझ, एक अंडरस्टैंडिंग होगी, एक डेवलप होगी। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड ई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड ए व्हेन, कब, जब दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, x+3, x+3 दिया है, x-1 दिया है, x-1 दिया है, 2y+x, 2y+x, और 4a, और क्या दिया है, 4a-6, 4a-6। ठीक है, यह किसके बराबर है आपके पास, 0-7, 0-7, 3, और किसके बराबर है, 2a के इक्वल है। किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है। देखिए सॉल्यूशन को निकालना है, यानी कि हम यहाँ पे सॉल्यूशन को अगर बात करते हैं तो देखिए दोनों मैट्रिक्स का पहले आप ऑर्डर पहले चेक कर लीजिए कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है कि नहीं है। अगर सेम होगा तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकलेगा, सेम नहीं होगा तो एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं निकलेगा। यानी कि इसका भी ऑर्डर 2/2 है, और इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2 है, यानी कि ऑर्डर सेम, यानी कि क्वेश्चन में एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे देखिए, यानी कि आप पोजीशन को अगर आप चेक करेंगे तो यानी कि x+3 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 0 के। तो दिस इंप्लाइज दैट x बराबर कितना आ गया, -3। x बराबर कितना आ गया, -3। अब देखिए अब क्या दिया है, 2y+x बराबर कितना दिया, -7। और आप x का वैल्यू आपने निकाला -3, यानी कि आपके पास 2y+-3 बराबर कितना है, -7। यह कितना हो गया, 2y बराबर कितना होगा, -7+3, यानी कि 2y बराबर कितना हो गया, -4, यानी कि y बराबर कितना आ गया, -2। y बराबर कितना हो गया, -2। अब देखिए, सॉरी, z का वैल्यू तो कहीं दिख नहीं रहा है।
ये सॉरी जेड है, एक मिनट, यह जेड है भैया, ये जेड है आपके पास। अब देखिए जेड माइनस वन किसके बराबर है, थ्री के, तो जेड बराबर कितना होगा, थ्री प्लस वन, यानी कि जेड बराबर कितना आ गया, फोर। एक्स का वैल्यू निकल गया, वाई का वैल्यू निकल गया, जेड का वैल्यू निकल गया। अब देखिए बस केवल किसका निकालना है, ए का निकालना है। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना होगा, फोर ए माइनस सिक्स, फोर ए माइनस सिक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, टू ए का, यानी कि टू ए हो गया। टू ए इधर आ गया, यानी कि आपके पास फोर ए माइनस टू ए इजिकल टू, इधर माइनस है इधर भेज देंगे भैया, कितना होगा, सिक्स प्लस सिक्स हो जाएगा टू ए, फोर ए में से टू ए चला जाएगा तो कितना बचेगा, टू ए, यानी कि सिक्स, ए बराबर कितना आ गया, सिक्स बाई टू, यानी कि ए बराबर कितना आ गया, थ्री। इसका ये क्या हो गया, खत्म, आंसर हो गया, आंसर। देखिए अगले वाले प्रश्न में बात करते हैं, 7 नंबर हो गया। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा आपके पास, 8 नंबर प्रॉब्लम है। 8 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं कि 8 नंबर प्रॉब्लम कहता क्या है। एक्स माइनस टू, थ्री और टू जेड, 18 जेड, वाई प्लस टू, और कितना होगा, 6 जेड। वैल्यू है किसके, वाई, जेड और सिक्स, वाई जेड और सिक्स, और 6y(x)(2z), 6y(x)(2z), 6y(x) और 2y है, सॉरी, x और 2y है। तो देखिए इसमें बोला होगा आपके पास कि x, y और z का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड x, y और z, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखिए पहली बात है कि अगर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कब होगा, जब इसका जब ऑर्डर क्या होगा, जब सेम होगा, क्योंकि 2/3 है और इसका भी ऑर्डर कितना है, 2/3 है। यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, एक्स माइनस टू इजिकल टू क्या है, वाई है, एक्स माइनस टू क्या है, वाई है। और यहाँ पे देखिए जेड बराबर क्या है, जेड बराबर 3 है। और यह देखिए 2z इजिकल टू कितना दिया, 6, दिस इंप्लाइज दैट z बराबर भी कितना आ गया, 3 आ गया। z की वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही है, फिक्स है, यानी कि 18z बराबर कितना होगा, 6y दिया है। 18z बराबर कितना दिया, 6y, दिस इंप्लाइज दैट y बराबर कितना होगा, 3z होगा, y बराबर कितना होगा, 3z। अब देखिए जब 3z होगा तो यानी कि आप यहाँ पे क्या करिए, z का वैल्यू रखिए, y बराबर कितना होगा, 3 × 3, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट y बराबर कितना होगा, 9, y बराबर कितना होगा, 9, ठीक है। z बराबर कितना हो गया, 3, y बराबर कितना हो गया, 9। जब y का वैल्यू किसके बराबर है, जब 9 के, तो यानी कि x माइनस टू बराबर कितना होगा, 9, और जब 9 है तो यानी कि x बराबर कितना होगा, 9 प्लस टू, यानी कि x बराबर कितना होगा, 11। x का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 11 के बराबर हो गया। इस प्रकार से देखेंगे तो x, y और z का वैल्यू हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया, जैसा कि हमने क्वेश्चन में पूछा गया था। अब देखिए बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है, 18 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है, अगर आप क्वेश्चन के माध्यम से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप
के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आएगी। देखिए ये क्वेश्चन दिया x दिया है और 2x प्लस जेड दिया है, 2x प्लस जेड दिया है, 3x माइनस वाई दिया है, 3x माइनस वाई दिया है और 3y प्लस डब्ल्यू दिया है, 3y प्लस डब्ल्यू दिया है। यह किसके बराबर है? 3247 के इक्वल के बराबर है, 3247 के इक्वल के बराबर है। पूछा होगा एक्स वाई डब्ल्यू का, एक्स वाई जेड डब्ल्यू का वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी कि पूछा गया है आपके पास फाइंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब देखिए कुछ नहीं करना है, पहले आप इसके ऑर्डर को पहले चेक कर लीजिए। देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 है और इसका भी ऑर्डर कितना है, 2/2 है। जब ऑर्डर जब सेम है तो यानी कि इसका जो वैल्यू होगा, हम एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करने पे अपना एनर्जी अपना क्या करेंगे, व्यय करेंगे। यानी कि x बराबर कितना हो गया, x बराबर 3 हो गया, x का वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3 के इक्वल हो गई। अब देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 3x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, यानी कि 3x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, यानी कि 3 इंटू थ्री माइनस वाई बराबर कितना है, 2। तो y बराबर कितना होगा, 9 माइनस 2, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 7। y बराबर कितना हो गया, 7। x बराबर 3, y बराबर 7। अब देखिए 2x प्लस जेड बराबर क्या दिया है, 4। x का वैल्यू रखिए, x का वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू थ्री प्लस जेड बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। जेड बराबर कितना होगा, 4 माइनस 6, यानी कि जेड बराबर कितना है, -2, यानी कि यह हो गया। ठीक है, अब देखिए अब आपके पास क्या है, 3y प्लस डब्ल्यू, यानी कि आपके पास दिया गया है 3y प्लस डब्ल्यू बराबर कितना दिया है, 7 दिया है। यानी कि डब यहाँ पे कितना होगा, y के वैल्यू रखते हैं, y बराबर कितना है, 7 है, 3 इंटू सेवन प्लस डब्ल्यू बराबर कितना है, 7। तो y बराबर कितना होगा, 7 माइनस 21, यानी कि w बराबर कितना होगा, -14। W बराबर -14, जेड बराबर -2, वाई बराबर 7 और x बराबर 3। यह इसका क्या होगा, आंसर होगा। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए जितना ज़्यादा अगर आप क्वेश्चंस को लगाते हैं, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है क्या होगी, ऑटोमेटिक आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, डेवलप होगी। आप खुद आप सोचेंगे और समझेंगे, यानी कि आपके पास क्या होगा कि आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को कैसे टेकअप करते हैं, क्वेश्चन को कैसे हम लगाएंगे, इन सब चीज़ों पे क्या करेंगे हम लोग, बात कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, अभी आसान आसान क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है, एक्स माइनस वाई, 2x माइनस वाई, जेड दिया है और क्या दिया है, डब्ल्यू दिया है। -14 0 5 दिया है। ठीक है, आपके पास पूछा है एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या कीजिए, फाइंड कीजिए, यानी कि फाइंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए पहली बात है कि हमने ये भी बताया था कि अगर इसका ऑर्डर अगर सेम अगर होगा तो ही हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, यानी कि ज्ञात कर सकते हैं, अदरवाइज हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपके पास कितना होगा, सोल्यूशन को अगर आप निकालेंगे, यानी कि अगर आप यहाँ पे सोल्यूशन अगर आप लेते हैं, यानी कि सोल्यूशन जो है आपके पास, देखिए जो सोल्यूशन है आपके पास एक्स माइनस वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, -1 के बराबर होगी। जेड की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 के बराबर होगी। देखिए जेड की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल के चला यानी कि 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर कितना होगा, 0 होगा। एक बात बताइए तो y बराबर कितना होगा, 2x होगा, दम होगा 2x। अब देखिए जो 2x है, 2x की वैल्यू यहाँ पे y की जो वैल्यू है क्या है, 2x है, यानी कि x माइनस टू एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, -1,
यानी कि माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, -1, तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 1। इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू 1 हो गई, और वाई की वैल्यू कितनी होगी, वाई बराबर 2 इंटू 1, यानी कि वाई बराबर कितना आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, y की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू 1 हो गई, z की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई। और इसी तरह से जो w है ओमेगा, यानी कि इसको बोल सकते हैं ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, या इसके पास क्या हो गई, इसके वैल्यू हो गई। यह हो गया आपके पास 19 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए हमने यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस के माध्यम से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम लोग क्या कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यानी कि दो अगर मैट्रिक्स अगर क्या दिए गए हैं, अगर इक्वल दिए गए हैं तो उस पर किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, हमने यहाँ प्रश्नों के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। आप इसको थोड़ा सा अदर वे में लीजिए, आप इसको थोड़ा सा अगर और अच्छे से अगर आप समझेंगे तो आपके अंदर एक डेवलपमेंट आपके पास आएगा, आपके पास एक नयापन अगर आप सोचेंगे मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स को आप कितने आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं। और आप देखेंगे कि हम जब एक एनसीईआरटी की जब एक श्रृंखला जब स्टार्ट करेंगे, यानी कि जब हम एनसीईआरटी के जो प्रॉब्लम्स की जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक सारे के सारे जो प्रॉब्लम होते हैं सब सॉल्व हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक, हम उस प्रकार के डेवलपमेंटल फ्रेज कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आपके पास 20 नंबर क्वेश्चन होगा, 19 नंबर है, 20 नंबर होगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, एक्स प्लस 3 जेड प्लस 4 टू आई माइनस 7, 4x प्लस 6 ए माइनस 1, और क्या दिया है, 0 दिया है, बी माइनस 3, 38, 3b, और जेड प्लस 2c। किसके बराबर है आपके पास, 0 6 3y माइनस 2, 0 6 3y माइनस 2, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 2c प्लस 2, 2b प्लस 4, -21, 0, -21, 0, इतना चीजें हैं। देखिए इसमें बोला गया है एक्स वाई ए बी, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड ए बी सी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। आइए ज्ञात करते हैं। देखिए हम ज्ञात तभी कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, ऑर्डर सेम हो, यानी कि आपके पास इसका ऑर्डर आप देखेंगे तो ऑर्डर कितना है, 3/3 है, इसका अगर आप ऑर्डर देखते हैं तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3/3 होगा, कितना होगा, 3/3 होगा। यानी कि यहाँ पे बात करते हैं, यानी कि एक्स प्लस 3 का वैल्यू किसके बराबर है, 0, यानी कि आपके पास कितना होगा, एक्स बराबर -3, एक्स बराबर कितना होगा, -3। अब देखिए जेड प्लस 4 बराबर कितना है, 6 है, यानी कि जेड बराबर कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए 2y-7 बराबर कितना दिया है, 3y-2। अब यहाँ पे कितना होगा, 3y-2y बराबर कितना होगा, -7 + 2, यानी कि आपके पास कितना होगा, y बराबर -5, y बराबर -5। तो एक्स वाई और जेड का वैल्यू हमने क्या कर लिया, निकाल लिया, 4x प्लस बी है,
ठीक है, 4x+6 है। ठीक है, अब देखिए a-1, a-1 किसके बराबर है? -3 के। यानी कि a बराबर कितना आएगा? -3 प्लस 1, यानी कि a बराबर कितना आएगा आपके पास? -2। a बराबर कितना आ गया? -2 आ गया। अब देखिए b का वैल्यू बात करते हैं, यानी कि 3b लीजिए। 3b लेंगे तो यानी कि आपके पास कितना आएगा? -21, यानी कि b बराबर कितना आएगा? -7। -7 आएगा। अब देखिए z की वैल्यू कितनी है आपके पास? z की वैल्यू 2 है और हमको यहाँ पे क्या करना है? 2c की वैल्यू, यानी कि z प्लस 2c बराबर कितना है? 0। तो 2c बराबर कितना होगा? -z। तो 2c बराबर -z, यानी कि z का वैल्यू कितना है? 2 है, यानी कि -2। तो c बराबर कितना आएगा? -1। c बराबर कितना आएगा? -1। यानी कि एक्स वाई जेड और ए बी सी की वैल्यू हमने क्या कर लिया? फाइंड कर लिया। यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन दिए गए हैं, देखिए हमने यहाँ पे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स जो होते हैं आपको हमने कराए हैं, यानी कि आपके पास 19-20 के आसपास हमने प्रॉब्लम कराए हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो नेक्स्ट वीडियोस में जब मिलेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने का प्रयास करेंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, इसको अब यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।